आज हम हिमाचल प्रदेश के एक खास विधानसभा क्षेत्र झंडुता की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये जानना है कि वोट देते वक्त एक मतदाता असल में क्या सोचता है और वो अपने नेता से क्या चाहता है। ये पूरी बातचीत किसी एक व्यक्ति या पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि ये शासन और जनता की उम्मीदों के बीच के रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इस क्षेत्र की जमीन और लोगों को जानेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों की कहानी देखेंगे, इसके बाद मौजूदा राजनीतिक हालात की ताकत और कमजोरियों को परखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में भरोसा जीतने के लिए एक आधुनिक अभियान का खाका कैसा हो सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इस क्षेत्र की प्रोफाइल। इसे हम वादों और शिकायतों की भूमि भी कह सकते हैं। झंडुता बिलासपुर जिले की एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां एक बात साफ है, राष्ट्रीय मुद्दों से कई ही ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े स्थानीय मुद्दे मायने रखते हैं और यही मुद्दे यहां की राजनीति की हवा का रुख तय करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ की करीब 28% आबादी इसी समुदाय से है। अब इस आरक्षण का राजनीति पर सीधा असर पड़ता है। सारी बातचीत का जो केंद्र है वो स्वाभाविक रूप से कल्याणकारी योजनाओं और समुदाय की खास जरूरतों पर आ जाता है। मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति सिर्फ नारों पर नहीं चलती, बल्कि इस बात पर चलती है कि योजनाओं का जमीन पर कितना असर दिख रहा है। लेकिन झंडुता की राजनीति के दिल में एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों से चला आ रहा है। ये एक ऐसी दुखती रग है जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और आज भी हजारों परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा है 6500, ये झंडुता की राजनीति की सबसे बड़ी और शायद सबसे अधूरी कहानी कहता है। ये 6500 वो परिवार हैं जो भाखड़ा बांध बनने के कारण विस्थापित हुए थे और आज भी दशकों बाद अपने सही पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पीढ़ीगत घाव है। ये एक अधूरा वादा है जो हर चुनाव में गूंजता है और ये लोगों के सम्मान और गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल भी है। अब देखिए, भाखड़ा विस्थापितों का मुद्दा तो एक नासूर है ही, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां भी कुछ कम नहीं हैं। हर मौसम में चलने लायक सड़कें और सिंचाई के साधन ना हो तो खेती मुश्किल हो जाती है। जब युवा पढ़ लिख कर तैयार होते हैं तो उन्हें रोजगार के लिए घर छोड़ना पड़ता है और तो और जो स्कूल और अस्पताल हैं भी उनमें स्टाफ की भारी कमी है। ये सारे मुद्दे मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं, विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने का एहसास। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, चुनावी कहानी, और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। झंडुता में एक बात हमेशा देखने को मिलती है, यहां मतदान प्रतिशत बहुत ऊंचा रहता है। ये दिखाता है कि यहां के मतदाता अपने हक को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो चुप नहीं बैठते, अपनी राय जरूर देते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2012, 2017 और 2022 तीनों ही चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में उनका वोट शेयर 54% के शिखर पर पहुंचने के बाद 2022 में गिरकर करीब 47% पर आ गया। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी गिरा है। ये एक बहुत ही जरूरी संकेत है। और यही है सबसे काम की बात, 2022 में जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर 7% से भी ज्यादा गिर गया। अब राजनीति में इसे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी की घंटी की तरह देखा जाता है। ये साफ साफ इशारा करता है कि या तो मतदाताओं का मिजाज बदल रहा है या फिर उनकी नाराजगी बढ़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सपोर्ट कम हुआ, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर मतदाता अब नए विकल्पों की तलाश में है? यही सवाल हमें विश्लेषण के अगले पड़ाव पर ले जाता है। और अब हम तीसरे हिस्से में हैं, स्वॉट विश्लेषण, यानी मौजूदा विधायक स्थिति में क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, कौन से अवसर हैं और किनसे खतरा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि इस क्षेत्र में कौन सी राजनीतिक हवाएं चल रही हैं। तो एक तरफ ताकत को देखें तो उम्मीदवार एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं जिन्हें लोग अनुभवी मानते हैं और पार्टी का संगठन भी जमीन पर मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी साफ दिख रही हैं। गिरता हुआ वोट शेयर सबसे बड़ी चिंता है और उम्मीदवार पर एक केस भी लंबित है। पर शायद सबसे बड़ी कमजोरी ये धारणा है कि स्थानीय शिकायतों पर काम की रफ्तार बहुत धीमी रही है। अब बाहर के हालात देखिए। एक मौका तो ये है कि सामने वाला खेमा यानी विपक्ष वो बटा हुआ है।
एक बागी उम्मीदवार के खड़े होने से सत्ता विरोधी वोट बढ़ गए। लेकिन यही चीज सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। अगर कल को यह बिखरा हुआ विपक्ष एक हो जाए तो वो सारे नाराज वोटरों को एक झंडे के नीचे ला सकता है। ये दिखाता है कि जीत की जमीन कितनी नाजुक हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आगे का रास्ता क्या है। इन चुनौतियों से निपटने और मतदाताओं का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए एक डेटा पर आधारित रणनीति क्या हो सकती है, ये भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। देखिए, भरोसा जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसके 5 कदम हैं और हर कदम जरूरी है। पहला कदम, सुनना। छोटे छोटे सर्वे करके लोगों की नब्ज पकड़ना और विस्थापितों के संकट को पहली प्राथमिकता देना। दूसरा कदम, पहुंचना। घर घर जाकर एक एक वोटर से मिलना। तीसरा, जुड़ना। सिर्फ भाषण नहीं बल्कि टाउन हॉल जैसी बैठकों में सीधा संवाद करना और छोटे ही सही पर जमीन पर दिखने वाले काम करके दिखाना। चौथा कदम, बढ़ाना। सही वक्त पर विज्ञापन और सही जानकारी से अफवाहों को काटना। और पांचवां और सबसे अहम कदम, मतदान, यानी अपने समर्थकों को वोटिंग वाले दिन बूथ तक लेकर आना। और इस पूरी मेहनत को आज के जमाने के हाइपर लोकल डिजिटल तरीकों से और भी असरदार बनाया जा सकता है। ये ऐसी तकनीक है जो खास तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरी इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। कैसे? कुछ आसान से तरीके हैं, जैसे हर पंचायत का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ताकि सीधी और सही जानकारी पहुंचे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे वीडियो बनाना जो दिखाएं कि पहले क्या था और अब क्या है। और एक फैक्ट चेकिंग हेल्पलाइन चलाना ताकि कोई भी अफवाह फैलने से पहले ही उसे रोका जा सके। यह सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, यह एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद बनाने की भी कोशिश है। भारत के नए डेटा कानून के तहत लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करते हुए संवाद करना लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो विश्वास कमाना होगा। यही असल मंत्र है। जीत शोर शराबे से नहीं, भरोसे से मिलती है। तो झंडूता की इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबक सीधा और साफ है। इस क्षेत्र में जमीन पर दिखने वाले ठोस नतीजे ही असली मुद्रा हैं। यहाँ के जागरूक मतदाता नेताओं को उनके वादों पर नहीं बल्कि उनके काम पर तौलते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज जब चारों तरफ डिजिटल दुनिया का इतना शोर है, तो क्या असली जमीनी सुशासन, मतलब लोगों के काम करना और उनकी समस्याओं को हल करना, हे सबसे ताकतवर चुनावी हथियार बन गया है? झंडूता की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।